नमस्कार। मैं पिंटू कनौजिया, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के इतिहास भाग से मौर्योत्तरकालीन भारत की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्योत्तर काल पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मौर्य काल के पतन तथा गुप्त काल के उत्थान के बीच लगभग 500 वर्ष का अंतराल है, जिसे हम लोग मौर्योत्तर काल कहते हैं। यह समय जहाँ एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल का काल था, वहीं प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल है। आइए हम बात करें कि हम यह प्रकरण क्यों पढ़ रहे हैं। इस प्रकरण को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य मौर्यकालीन केंद्रीकृत व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक एवं कला संस्कृति के क्षेत्र में इन वर्षों में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को रेखांकित करना है। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विविधता में एकता है। इस पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो इस वाक्य को प्रासंगिक बनाते हैं। साथ ही इस समय आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भारत के समृद्धि को बढ़ाने वाले थे। जैसा कि हम जानते हैं और हम कहते भी हैं, हमें गर्व भी होता है भारत पे। हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। तो कहीं न कहीं यह समय भारत के समृद्धि की भी कहानी कहता है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि आखिर में क्या हुआ, कौन से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो भारत के इतिहास में इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं। इसलिए हम इस 500 वर्षों के काल के इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा प्रयास है कि अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम आपको उन परिवर्तनों से अवगत कराएं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी भूमिका से। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय और छोटे राज्यों का उदय हुआ। यद्यपि सातवाहनों या कुषाणों ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, किंतु ये जो साम्राज्य थे, इनकी जो सब प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मौर्यकालीन केंद्रीकृत व्यवस्था। जैसा कि हम मौर्यकालीन प्रशासन पढ़े हैं, उसमें हम देखें कि केंद्र से लेके ग्रामीण व्यवस्था तक एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था बनी हुई थी। एक बृहद मंत्रिमंडल था, अधिकारियों का एक वर्ग था, जिसमें तीर्थ और अध्यक्षों की चर्चा हम किए। 18 तीर्थ, 26 अध्यक्ष, मंत्रिण, फिर गांव, नगर प्रशासन की। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत ही सुनियोजित और स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और यह व्यवस्था जो है केंद्रीकृत थी। वह केंद्रीकृत व्यवस्था जो है यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम उन परिवर्तनों के पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। यह युग जहाँ राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का काल माना जाता है, वहीं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कला और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन का युग है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कौन से ऐसे तत्व थे।
तो सबसे पहले हम मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में देख लें। मौर्योत्तर काल के राजनीतिक संगठन में वो केंद्रीकरण नहीं था जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि शासन में स्थानीय तत्वों को भी महत्व प्राप्त हुआ। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी आगे चर्चा भी होगी कि कुषाण, शक, हिंद, यवन या पहलो शासक जो भारत पर आक्रमण किए तो भारत को कई प्रांतों को, कई क्षेत्रों को, कई स्थानीय शासकों को पराजित किए। तो वो सभी प्रांतों को या शासकों के भूभाग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किए। उसके स्थान पे वे वहाँ पे जो शासक शासन कर रहा था, जो शासक पराजित हुआ था, उसी को शासन का कार्यभार सौंप दिया गया और उससे ये उम्मीद की गई कि वह इन शासकों के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करेगा। जबकि हम जानते हैं कि मौर्य प्रशासन में ऐसा नहीं था। देखिए, हम मौर्य प्रशासन की बात यहाँ बार बार करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तभी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग अभियान में व्यापक नरसंहार हुआ था, जिससे कलिंग के युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। लेकिन फिर भी अशोक कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया था, उसे अपने अधीन कर लिया था, सीधे केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर लिया था। अर्थात मौर्य प्रशासन में हम कहीं ऐसा नहीं देखते हैं कि किसी राज्य को जीता जा रहा हो और उस राज्य को, वहाँ के शासक को फिर से वापस कर दिया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रवृत्ति को देखते हैं। तो यही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को कम किया जा रहा है। सेंटर अपनी जिम्मेदारियों को कम कर रहा है और स्थानीय राजाओं को, सामंतों को महत्व दे रहा है। तो यही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। और यह व्यवस्था अस्थायी हो, लोग राजा का सम्मान करें, इसलिए यहाँ पर राजत्व के सिद्धांत में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ मौर्य साम्राज्य में जो राजा है वो अपने आप को देवाना प्रिय करता है, यानी कि देवताओं का प्रिय। वह देवताओं से अपनी साम्यता स्थापित नहीं कर रहा है, वो अपने आप को देवताओं का प्रिय कहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते हैं। यह देवपुत्र जो कॉन्सेप्ट है वह चीन से प्रेरित था। चीन के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। इस उपाधि को कनिष्क या कुषाण शासकों ने भी धारण किया, अर्थात वे अपने आप को देवता के तुल्य बताने लगे। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ देवाना प्रिय है और यहाँ पे एक देवताओं के समान। और यही नहीं, कुषाण शासकों ने रोम शासकों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने आप को देवता के रूप में कन्वर्ट करने के लिए शासकों की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने लगे। यह राजा के महत्व को दर्शाने के लिए राजा अपने अधीनस्थ शासकों से सुपर हो, सर्वोच्च है, इसके लिए भारी भरकम उपाधियां भी धारण करता है। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अर्थात अगर राजा अपने अधीन स्वायत्त शासक रखता है तो स्वायत्त शासक जो हैं, उस स्वायत्त शासक
जो हैं वो राजा से अपनी साम्यता नहीं कर सकते, क्योंकि राजा जो है वह साक्षात देवता है, देवताओं के समतुल्य है। कहने का मतलब यह है। अगला जो पॉइंट हमारा है वह है सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली बार पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि दान करने की प्रथा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख नाना घाट अभिलेख में मिलता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा किन शासकों ने शुरू की, तो सातवाहन शासकों ने। यह भूमि अनुदान बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह फैक्ट प्रमाणित करता है कि भारत में सामंतीकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ हो रहा है। बाद में आप लोग सामंत शब्द को बार बार सुनेंगे। मौर्य काल तक आपने शब्द नहीं सुना, लेकिन अब यहाँ पे ये शब्द सुनेंगे। ये बहुत बड़े परिवर्तन का दौर है। और ये जो भूमि अनुदान के रूप में दी जा रही है, तो केवल भूमि ही नहीं दी जाती थी, भूमि के साथ साथ जो है अनुदानकर्ता को वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। अर्थात राज्य के अंदर राज्य बनने की प्रवृत्ति हो रही है। जिस क्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है वहाँ की पूरी जिम्मेदारी, वह क्षेत्र पूरी तरह से एक स्वायत्त क्षेत्र होता था। अनुदानकर्ता अपनी मर्जी का कर सकता था। तो यह जो है विकेंद्रीकरण से ही जुड़ा हुआ है और भारत में सामंतवाद की नींव मानी जाती है। सामंतवाद क्या होता है, जब हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे तो हमारा एक टॉपिक ही होगा, हमारा एक प्रकरण होगा सामंतवाद, तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो अभी हम ये जान लें कि वो ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ शासक जो है आंतरिक मामले में स्वायत्त होता था, बिल्कुल स्वतंत्र होता था। बाह्य मामले में बाह्य रूप से जो है वह राजा के अधीन होता था। तो ये जो अनुदान की बात है, यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है कि केवल ये धार्मिक क्षेत्र में अनुदान से रिलेटेड है। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को यह दान दिया जा रहा है। बाद में आप देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनके वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा था। मौर्योत्तर काल में प्रशासन का आम स्वरूप राजतंत्रात्मक था। देखिए अपवाद के रूप में एक दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं रहा, प्रभावी नहीं रहा। वो बहुत ही नगण्य स्वभाव का था। इसलिए जो है सामान्यतः जो प्रवृत्ति थी शासन का वो राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा ही सत्ता का प्रधान होता था। अर्थात राजा ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अर्थात शक्ति का स्रोत होता था, वो प्रथम व्यक्ति होता था। और सामंतीकरण की प्रक्रिया में यहाँ अभी हम पीछे बात किए थे कि वो भारी भरकम उपाधि धारण करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो भारी भरकम उपाधि भी धारण कर रहा है। राजा राज, सर्वलोकेश्वर, देवपुत्र, राजाधिराज, इस तरह की उपाधियाँ धारण करता है। यहाँ पे उपाधियों का तात्पर्य अधीनस्थ शासकों से अपने आप को सुपर दिखाने की भी बात है। राजाधिराज मतलब कि राजाओं का राजा, राजा राज यानी राजाओं का राजा, सर्वलोकेश्वर यानी कि सर्वश्रेष्ठ है वो, देवपुत्र जैसी उपाधियाँ धारण कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि आप देखें कि मौर्य काल में कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि राजा ही सब कुछ था, उसके नीचे कोई भी स्वायत्त शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, तो ऐसी उपाधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पर ऐसी उपाधियों की आवश्यकता पड़ रही है। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है केंद्रीकृत सत्ता में मात्र सत्तात्मक तत्व, इस काल की नई प्रवृत्ति। देखिए महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही है इस काल में, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में कई ऐसे रेफरेंस हमें प्राप्त होते हैं जहां महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सातवाहन शासन में शासकों के नाम के
पहले उनके माताओं का नाम मिलता है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलमावी। इस तरह के रेफरेंस भी हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही हम ये भी देखे थे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक शासक से किया था। बाद में बकाटक शासक की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती यही वास्तविक शासक के रूप में सत्ता का उपयोग करते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश के शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। तो यहाँ पर सातवाहन वंश है। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था। जब हम और प्रशासन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम देखते हैं सेंटर का प्रशासन, स्टेट का प्रशासन, फिर हम जिले का प्रशासन देखते हैं, गांव और जिले के बीच में भी तमाम इकाइयाँ थी, फिर नगर प्रशासन देखते हैं। यानी कि एक मॉडल, एक आदर्श स्थिति हमें मौर्य साम्राज्य में दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ मौर्योत्तर काल में इतनी स्पष्ट प्रशासनिक इकाइयों के विषय में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। राज्य थे लेकिन बहुत स्पष्ट उनका उल्लेख नहीं हो पा रहा है। हमें जो जिन प्रशासनिक इकाइयों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है तो उसको देख लेते हैं। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें अगार कहा जाता था। और ये अगार जो है अमात्य के अधीन होते थे। आहार के नीचे, वहाँ अगार बोल दिए हैं, ये आहार है। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामिक होता था, जो ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। आइए हम अब आर्थिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्था। देखिए, आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बना लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, इसलिए मैं कुछ पॉइंट छोड़ दिया हूँ। लेकिन आप लोग जो है अपनी सुविधा के लिए उन पॉइंटों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ उसको। जैसे कि अगर हमें किसी भी काल के आर्थिक व्यवस्था को देखनी है तो हमें कृषि और उद्योग अर्थात शिल्प, ये मोटे मोटे दो भागों में करना चाहिए। फिर हमें व्यापार को आंतरिक और बाह्य व्यापार के रूप में इसको देखना चाहिए। क्योंकि बिना वो ऐसा समय था, और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वो आज भी प्रासंगिक है, कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। और वो भी ऐसा समय है कि जब कृषि ही आय का सबसे बड़ा साधन था। कृषि की उन्नति हुई थी उस समय, कृषि विकसित अवस्था में थी। और रेफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि तमाम तरह के फसलों की चर्चा होती है। कृषि अधिशेष की बात होती है। कृषि अधिशेष अर्थात किसानों के पास अपने उपभोग के अलावा भी कृषि उपज अधिशेष की स्थिति में बच जाता था, जिसको वह बाजार में बेच के आय प्राप्त करता था। और यह अनिवार्य है, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में ये तत्व अनिवार्य है, कृषि अधिशेष की स्थिति। कृषि अधिशेष का लाभ यह होता है कि सभी को कृषि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ लोग स्वतंत्र रूप से शिल्प और व्यवसाय और उद्योग धंधों में लग सकते हैं। तो यह ऐसी स्थिति थी जिसमें गेहूँ, चावल और भी जो महत्वपूर्ण उपभोग और उपयोग की चीज़ें थी वो उत्पन्न हो रही थी। उद्योग और शिल्पों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी। व्यापारी
शिल्पी स्वतंत्र रूप से व्यापार और शिल्प का कार्य कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अनाज उपलब्ध हो जाता था। तो यह समय कृषि के सुदृढ़ीकरण और कृषि के विकसित अवस्था की तरफ संकेत करता है। और जैसा कि हम बताए जूनागढ़ के प्रलेख के माध्यम से कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस मतलब कि आप बना ही लीजिए, एक पॉइंट बना ही लीजिए कृषि की स्थिति। आइए हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, वाणिज्य और व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का वाणिज्य और व्यापार प्रगति की स्थिति में था। इस काल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हम पहले कर लें, क्योंकि इस युग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत समृद्ध और विकसित अवस्था में था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाँ एक तरफ चीन, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा रोम के साथ हो रहा था, वहीं इस व्यापार से भारत को अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती थी, अर्थात भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। भारत के व्यापार के विषय में अगर हम यहाँ पे एक एक पॉइंट पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आपको तमाम किताबों में एक एक पॉइंट पर, जैसे कि चीन के साथ व्यापार, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार, मध्य एशिया के साथ व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब कि मलाया, जावा, सुमात्रा और कंबोडिया से है, के साथ व्यापार था भारत का, रोम के साथ व्यापार। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। देखिए, रेशम मार्ग जो है मध्य एशिया, चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, और पश्चिम एशिया से रोमन साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से तक यह रेशम मार्ग जुड़ा था, और इस मार्ग से बहुत बृहद स्तर पर व्यापार होता था। और इस व्यापार में कुषाण शासक मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, क्योंकि इस मार्ग पर इनका नियंत्रण भी था, और इस मार्ग से आयात निर्यात पे जो शुल्क प्राप्त होता था वो भी इनको प्राप्त होता था, और ये मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते थे। एक अज्ञात यूनानी नाविक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किताब है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह इस काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में बड़ी बृहद और इंटरेस्टेड चर्चा हमें सुनने को मिलती है। क्योंकि इस पुस्तक को किसने लिखा उस ग्रंथकार, रचनाकार का नाम अज्ञात है, लेकिन यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें लिखा गया है कि भारत से रोम को कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी, तथा रोम से भारत को आयात की जाने वाली चीज़ों की सूची प्राप्त होती है। तो आइए कुछ वस्तुओं के नाम देख लेते हैं। मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तु, मिर्च, चंदन आदि चीज़ें जो है रोम को निर्यात की जाती थी, तथा रोम से शराब, सोना, चांदी के सिक्के, तांबा आदि आयात की जाती थी। देखिए, कुछ ऐसे व्यापारिक मार्गों के विषय में, कुछ बंदरगाहों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक स्थल हमें प्राप्त हुआ है, एक स्थल अरिकामेडू में
खुदाई हुई है। अरकामेड़ू तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक बंदरगाह था प्राचीन काल में, विशेषकर संगम युग में बहुत फेमस रहा। तो अरकामेड़ू में एक जगह की खुदाई हुई है, वहाँ पूरी की पूरी एक बस्ती उभर के आई है और वह एक रोमन बस्ती थी। वहाँ से रोम के तमाम सिक्के प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अरकामेड़ू के माध्यम से बड़े स्तर पर रोम का साथ व्यापार होता था। यहाँ पे एक और इंटरेस्टेड फैक्ट की हम बात करें, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके इस ग्रंथ से पता चलता है कि प्लिनी भारत और रोम के व्यापार पर दुख प्रकट करता है। दुख इस संदर्भ में प्रकट करता है कि प्लिनी कहता है कि भारत से रोम का जो व्यापार हो रहा है, व्यापार पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। अर्थात भारत के वस्तुओं के बदले रोम से बहुत भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं, अर्थात रोम का सोना भारत जा रहा है। इस पर वो क्षोभ व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। और आप ये भी पढ़ेंगे कि इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ा था रोमन गवर्नमेंट पे, और वहाँ की सीनेट में भारत और रोम के व्यापार पर काफ़ी चर्चा हुआ था। तो यह तथ्य ये दर्शाता है कि भारत किस तरह सोने की चिड़िया बना था। आइए अब हम बात करें भारत के आंतरिक व्यापार की। तो भारत का आंतरिक व्यापार भी काफ़ी समृद्धशाली अवस्था में था, और ये चीज़ अनुमान लगाया जा सकता है कि जब किसी भी देश की आंतरिक व्यापार समृद्ध होता है तभी उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी समृद्ध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जो आंतरिक व्यापार था और जो वस्तुएं इस व्यापार में इस्तेमाल होती थी, वो दो प्रकार की वस्तुएं थी। पहली वे वस्तुएं थी जिनका बहुत सीमित व्यापार होता था, जैसे सब्जी, तेल, घी आदि, तथा दूसरे प्रकार की वे वस्तुएं थीं जिनका एक बड़ा बाजार होता था, उसका दायरा बड़ा होता था, जैसे अनाज, वस्त्र, धातु के सामान, जिसमें वस्त्र ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। काशी का वस्त्र, काशी तब भी फेमस था और काशी आज भी फेमस। आप जानते हैं बनारसी साड़ी कितना महत्वपूर्ण है। मथुरा का साटक सूती वस्त्र था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बंगाल का मलमल की मांग सभी जगह थी। यह न केवल जो है राष्ट्रीय बल्कि इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी था। ये जो आंतरिक व्यापार होते थे, ये मुख्यतः दो मार्गों से होते थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। और हम जब मौर्य कालीन आर्थिक व्यवस्था पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे दोनों मार्गों की विस्तृत चर्चा किए थे। उत्तरापथ जो है वह ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल का एक बंदरगाह था, वहाँ से शुरू होता था और पाटलिपुत्र होते हुए तक्षशिला, पुष्कलावती तक जाता था। दूसरा जो मार्ग था दक्षिणापथ, यह कौशाम्बी से शुरू होता था और दक्षिण में प्रतिष्ठान तक जाता था। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये मार्ग न केवल मार्ग का ही कार्य करते थे, बल्कि इन मार्गों से महत्वपूर्ण नगर जुड़े हुए थे। और आज भी हम जानते हैं कि जो बड़े और अच्छे मार्ग हैं उन पर बड़े बड़े शहर मिलते हैं। तक्षशिला, पुष्कलावती, मथुरा, उज्जैन, पैठान, विदिशा और भी तमाम नगरों की चर्चा होती है जो इस समय बड़े नगर के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। इस समय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए ये हम अलग से यहाँ पर इसलिए ऐड कर दिए हैं क्योंकि तमाम क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे तो उसमें व्यापार मार्गों और बंदरगाहों के विषय में दिया था और उसके विषय में कुछ जानकारी मांग रहा था। तो अभी हम इसको क्लियर कर देंगे ग्राफ के माध्यम से। तो हम आइए चर्चा करते हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न बंदरगाह के माध्यम से होता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस समय जल मार्ग ही ज़्यादा उपयुक्त था।
और स्थल मार्ग सुरक्षित नहीं थे और वायु मार्ग था नहीं उस समय, तो ये जल मार्ग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इन जल मार्गों में पहला जो है बंदरगाह बारबेरिकस, ये सिंधु के मुहाने पर था। आइए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कुछ बंदरगाहों को जो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे। देखिए बेरीगाजा देख लीजिए, गुजरात में है। बेरीगाजो को ही भृगु कच्छ या भड़ोच कहा जाता है, अर्थात यह एक तरह से हम इसको, ये जो तट है इसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाहों को आप देख लीजिए। सोपार, इसमें सोपार लिखा है, किताबों में जो है सामान्य तो सोपारा मिलता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मानचित्र है। इस मानचित्र को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो बेरीगाजा भड़ोच देख लीजिए, इसकी स्थिति कहाँ पर है, सोपारा। फिर ये देखिए तोंडिस, ये पूछा जाता है मुजरिस महत्वपूर्ण, क्योंकि पश्चिमी तट के सब बंदरगाह हैं। नेलसीदा और नौर कलियाने, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इसलिए मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि आप ये देखने का प्रयास कीजिए और ग्राफ से आप जान भी जाएंगे। अगर आपको मानचित्र के विषय में जानकारी है तो मानचित्र के विषय में जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल तो कक्षा 5 तक के बच्चों को मानचित्र के विषय में अच्छी तरह से समझ हो जा रही है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि सोपारा कहाँ है, मुजरिस कहाँ पर है, नेलसिंडा, नौर, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। आइए हम पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करें तो दो बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है। ताम्रलिप्ति, ये फिर इस पीरियड में यहाँ से व्यापार होते थे, और अरिकामेड़ु देख लीजिए नीचे जो है तमिलनाडु में है, और ताम्रलिप्ति देख लीजिए बंगाल में, इसकी स्थिति को पश्चिमी बंगाल में दर्शा रहा है। आइए अभी हम जो दो मार्गों की बात कर रहे थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ देख लीजिए, ताम्रलिप्ति से एक मार्ग जा रहा है, और यह जो है बनारस होते हुए पाटलिपुत्र और फिर ये देखिए तक्षशिला तक पहुंच रहा है, और आगे भी जो है ये जुड़ा हुआ है, ये अफ़गानिस्तान होते हुए पश्चिमी एशिया तक जा रहा है। और ये आप देख लीजिए दक्षिणापथ, तो ये देखिए प्रतिष्ठान देख लीजिए, ये बेरीगाजा होते हुए ओजन और फिर ये मथुरा होते हुए श्रावस्ती को आ रहा है। तो इसमें जो है उस पीरियड में जो ये जो मैं मरणोत्तर काल पढ़ा रहा हूँ, इसमें जिन भी महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा की है, जैसे मथुरा है, साकल है, तक्षशिला है, कौशल है, इनकी स्थिति को आप इस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अभी हम बात किए हैं अरिकामेड़ु की, तो देख लीजिए पूर्वी तट पर है। ताम्रलिप्ति भी पूर्वी तट पर है। भरुकच्छ अभी जिसके पीछे भड़ोच कह रहे थे, ये पश्चिमी तट पर है। कल्याण, मुजरी, टोंडी, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उस समय के। तो ये भारत के आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए रोम से भारत का जो व्यापार होता था उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहला जो है काली मिर्च के विषय में उसकी एक अलग ही कहानी, आप पढ़ेंगे तो कहानी आपको मिलेगा। और बंगाल का जो मलमल था। मसाला, काली मिर्च से मसाले को जोड़ सकते हैं। मसाला जो है आप जानते ही हैं कि यूरोप के लिए कितना महत्वपूर्ण था, और मसालों के ही लिए जो है नए व्यापारिक मार्ग की भी खोज हुई थी, जिसे हम भारत की खोज कहते हैं। बाद में उसको हम पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम मसालों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें कि भारत का जो व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ था, मलाया, जावा, सुमात्रा और कंबोडिया से, उस व्यापार में मसाला ही महत्वपूर्ण था। भारत जो है उन मसालों को यहाँ से लेके और रोम भिजवाता था, क्योंकि भारत में तो मसाले होते ही हैं, लेकिन उतने मसाला नहीं हो पाता था कि वह जो है रोम साम्राज्य, रोम का मतलब कि वो रोम से नहीं है, रोम साम्राज्य, उस समय रोम साम्राज्य की चर्चा है, बहुत बृहद साम्राज्य था, और पूरे साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं। तो ये मसालों के लिए जो है उस समय भारतीय शासक जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मसाले का व्यापार करके
और उसको जो है रोम को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। आइए बात करते हैं शिल्प एवं उद्योग का। इस काल में शिल्प एवं उद्योगों का अतिशय विकास हुआ, जैसे लौह शिल्प, अस्त्र निर्माण, सिक्कों का निर्माण, लकड़ी के सामान का निर्माण, मोती निकालने का उद्योग विकसित अवस्था में था। देखिए उस समय शिल्प एवं उद्योग विकसित अवस्था में थे और शिल्पी बिल्कुल व्यावसायिक स्तर पे अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए वे अब सुविधा के लिए और वस्तुओं की बृहत मांग और उसकी पूर्ति को ध्यान में रखते हुए और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वो संगठित होने लगे थे। हम आपको मौर्यकाल पढ़ा रहे थे, उस समय भी बताए थे कि शिल्पी वहाँ भी संगठित होने लगे थे, लेकिन वो यहाँ पर परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। और यहाँ पे एक चीज़ और हम जोड़ देना चाह रहे हैं, चूँकि इस बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम बोलते हैं तो आप एक एक शब्द को ध्यान देना चाहिए। मौर्यकाल में आप देखें शिल्प और उद्योगों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत था, यानी कि और बहुत से ऐसे उद्योग थे जिस पर सीधे सीधे प्रशासन के ही हाथों में था या सरकारी क्षेत्र में ही, वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही उन उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे ये भी एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि यहाँ पे चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। शिल्प और उद्योग स्वतंत्र हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और वो संघ में कन्वर्ट हो रहे हैं। शिल्प जो है वो श्रेणी के रूप में और व्यापारी जो है वो निगम के रूप में, यानी शिल्पियों का जो संगठन था उसे श्रेणी कहते थे और उद्योगों अर्थात मतलब व्यापारियों का जो संघ था उसे हम निगम कहते हैं। तो इस तरह के शब्द हमें मिलते हैं। साथ ही व्यापारियों का जो काफिला होता था उसको हम सारथवा, उसका जो प्रधान होता था उसको हम सारथवा कहते थे। ये सब शब्द यहाँ पे सुनने को मिलने लगते हैं, यानी कि शिल्पियों का जो संगठन था उसे श्रेणी और व्यापारियों का जो संगठन था उसे हम निगम कहते हैं। आइए बात करते हैं मौर्योत्तरकालीन मुद्रा व्यवस्था की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसके विकसित अवस्था के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौर्योत्तर काल में मुद्रा की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंद यवन शासकों को भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय प्राप्त है। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए। सातवाहकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। देखिए सातवाहन काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो आप सातवाहन बताएंगे। सातवाहनों ने शीशे के साथ साथ चांदी, तांबा, पोटीन अर्थात तांबा, जिंक, सीसा तथा मिश्र धातु का सिक्का होता था को चलवाने का श्रेय है सातवाहनों को। तो इस प्रकार हम आज इस वीडियो में सातवाहन काल के साथ साथ जितने भी राज्य तथा विदेशी शासकों ने राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान दिया था, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। यह तीसरा वीडियो था मौर्योत्तर काल पे। एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम मौर्योत्तरकालीन सामाजिक, धार्मिक, कला एवं सांस्कृतिक इतिहास के विषय में अलग से पढ़ेंगे। वो हमारा अगला वीडियो होगा। यह प्रयास कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइए और
बहुत धैर्य के साथ आप लोग एक एक वीडियो और एक एक शब्द को सुनिए। जो चीज़ न समझ में आए उसके विषय में हमें बताइए, कमेंट करिए, पूछिए हमसे, लेकिन आप देखिए ज़रूर। और अगर अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, बहुत जल्द ही हम अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।